अरे ले लो गजरा लहंगा, ले लो डांडिया, ले लो। अरे बहू, ये क्या लगा रखा है? तेरा पैसे कमाने का दिमाग ये तो सोच ले कि जहाँ तू ये सब बेच रही है कोई नहीं लेने वाला। गुजराती बहू हंसा जवाब देती है। अरे क्यों नहीं लेगा? डांडिया का मौसम है तो क्या लहंगा नहीं लेगा है? अरे बेवकूफ औरत, ये चेन्नई है। यहाँ इन सबको ये समझ में नहीं आता है। अरे किसी साउथ इंडियन को लहंगा पहने देखा है क्या? वो भी इतना चमकीला, शीशा और रंगीन धागा वाला। ये देखो सासू माँ, यहाँ खड़ी होकर ना उल्टी पुल्टी बात मत करो। जिसको लेना है वो जरूर लेगा। हाँ। बहू सास की बात सुनकर हंसती है और घर चली जाती है। बेचारी बहू सारा दिन सारी शाम दुकान में बैठती, लेकिन बहुत ही कम दुकानदारी के बाद जब रात को घर आती है तो आ गई महारानी पैसे का ढेर लेकर। जाकर खाना बना। माँ वो थक गई होगी, खाना बाहर से मंगा ले क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन घर की कोई जिम्मेदारी तो लेनी नहीं। अरे पैसे कमा कर लाती तो भी कोई बात है, लेकिन ना जी ना। क्यों? बाहर से क्यों मंगाए? यह कल मुही ही बनाएगी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो किचन में जाती है और माँ के दिए फाफड़ा के साथ अचार रखकर ले आती है। लो खाओ और ठूस ठूस कर खाओ। हाँ? ये क्या है? ये कैसे खाऊं? ये कैसे खाओ का क्या मतलब होता है? जैसे पूरा गुजरात खाता है वैसे खाओ। मेरी माँ ने तो बहुत सारे भेजे हैं। हाँ। बेचारी सास क्या करती, जो था वही तो खाना था। वैसे भी बहू को ताने दे देकर उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। सभी खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन बहू तो कमरे के चक्कर काट काट कर घूमती रहती है। अरे क्या हो गया? किस बात का मंथन कर रही हो? ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ गुजराती कल्चर का सामान कैसे बेचूं। और ये किसी को समझ में ही नहीं आता कि डांडिया क्या है, लहंगे में शीशा क्यों लगा है, और फाफड़ा है तो रोटी इतनी कड़ी क्यों है। क्या करूं भाई साहब, समझ में नहीं आता। एक तो तुम गुजराती भी ना बड़े मेहनती होते हो और चाहते हो कि सारा माहौल उन लोगों के रंग में ही रंग जाए। ऐसा ही कहा हो। वैसे रंग में तो हम किसी को भी रंग सकते हैं। देखो तुम्हें नहीं बना लिया क्या अपना है? ए चलो ना डांडिया खेलते हैं। हाँ? अरे पागल हो क्या? रात के 1 बजे डांडिया? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। खेलते हैं ना डांडिया बाहर आंगन में। चलो तो सही प्लीज मेरे खातिर। हाँ? पति को हंसा से इतना प्यार था कि वो उसकी बात को मना नहीं कर पाता। और फिर क्या था, आंगन में गाना बजता रहता है। ए हेलो रंगीलो मारो, पति नाचते हुए कहता है। अरे वाह हंसा, बड़ा मजा आ रहा है। दोनों पति पत्नी डांडिया करने लगते हैं। गाने की आवाज से आसपास के 2 परिवार बाहर निकल आते हैं। साउथ इंडियन पड़ोसी कहता है, अयो ये क्या करता जी? ये डंडा क्यों मारता भाभी जी का, वो भी रात में? अरे लगता झगड़ा हो गया जी दोनों के बीच। अरे तो हंसता क्यों है जी? मार मार के एक दूसरे का डंडा। मेरे को लगता कि जिसका डंडा लग नहीं पाता होगा वो ना खुशी से हंसता होगा, ठीक है ना? मेरे को भी यही लगता, लेकिन गाना क्यों लगाए? मेरे को लगती लोगों की गालियां और लड़ाइयां ताने ना सुनाई देना इसलिए। हंसा देखती है कि कुछ लोग खड़े हैं। वो गाना बंद कर देती है और उन लोगों के पास जाती है। देखा, मजा आ रहा है ना हम लोगों का डांस देखकर। हाँ लेकिन ये डांस है, मुझे तो लगा ये कोई लड़ाई चल रही है। लड़ाई, वो भी आंगन में? ये ना भाई साहब ना, आइए ना हम आप लोगों को भी सिखा देते हैं। फिर क्या, वो सभी को कॉस्ट्यूम पहनाकर गाना लगा देती है। सबके हाथ में डांडिया और सभी गुजराती धुन में नाचना शुरू कर देते हैं। आया बड़ा मजा आ रहा है हंसा भाभी। मैंने भी फाल्गुनी पाठक देखा था डांस। हंसा, मुझे तो रखने का मन ही नहीं कर रहा।
बस फिर क्या था, 2-4 लोग ही सही, लेकिन सभी को हंसा का डांस करना अच्छा लगता है। अगली सुबह, ये क्या, घर के बाहर बोर्ड क्यों लगा दिया? डांडिया क्लास। अरे ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में, साफ साफ बोल रही हूँ। अच्छा, क्या नहीं चलेगा? घर मेरा है और यहाँ ये सब नाच गाना नहीं होगा। वैसे आप भी ना इस घर में अपने पापा के घर से आई है, और मैं भी, समझ गई ना? और जिसे आप नाच गाना बोल रही है ना, वो नाच गाना नहीं है, बल्कि कला है, साहित्य है, देश का संस्कृति है। अरे बस बस, अपना सामान बेचने के चक्कर में पूरे साउथ को डांडिया करा दे तू। ये तो इसमें गलत क्या है? हाँ, जब मैं यहाँ के कल्चर को एंजॉय करती हूँ तो मेरे कल्चर को भी ये लोग समझे। और ये तेरा मेरा क्या है? हैं? हम है तो सब भारतीय ना। अब चलिए बाहर जाकर खड़ी हो जाइए, कस्टमर आते ही होंगे। हो बस फिर क्या था, एक एक करके लोगों का घर में आना शुरू होता है। हंसा पहले डांस सिखाती, फिर लहंगा और सारा सामान पैक करके थमा देती। अरे वाह बहू, बड़े नोट छाप रही है, क्या बात है। ले, अब वाह वाह कर रही है, हैं? नहीं तो सारे दिन दाने दे दे कर मेरे तो कान खा जाती थी। अरे ला बहू ला, यह गड्डी ना पैसों की मुझे दे दे। वो क्या है ना, मेरी तिजोरी काफी दिनों से खाली है। ये रहने दो, हाँ, मेरी मेहनत की कमाई है। आपका बस चलता तो कब का बंद करा देती। नहीं जी नहीं, मैं कुछ नहीं देने वाली आपको। हाँ। सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये चालाकी, मेरे घर को धर्मशाला बना दिया और पैसे के नाम पर ठेंगा। रुक, बताती हूँ तुझे। एक रोज सास चुपके से सारे लहंगे काट देती है और डांडिया में कील लगा देती है, फाफड़े में चींटी डाल देती है और खुश हो जाती है। अब पता चलेगा चालाकी देवी से पंगा लेने का क्या हर्ष होता है। एक कस्टमर, हंसा भाभी ये देखिए, ये लहंगा मैं कल पैक करके ले गई थी। अरे लहंगा फटा था, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। थोड़ी देर में दूसरी, अंसा, ये डांडिया, इसमें तो कील निकली हुई थी। मेरी बेटी के हाथ से ना खून ही खून आ रहा है। तभी तीसरी, ये फाफड़ा छी 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 छी, पूरा चींटी से भरा। इससे तो अच्छा हमारा इडली डोसा। ना जी ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहू परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है कि कितनी मेहनत से सारा बिजनेस जमाया था, एक पल में ही सारा धरा का धरा रह गया। तभी सास आ जाती है। अब आया ना मजा, कहा था गड्डी दे दे, मैं रख देती हूँ तिजोरी में, लेकिन नहीं, भुगत अब। सास की बात सुनकर हंसा समझ जाती है कि ये सब तो सास का किया हुआ खेल था। ये आपने ठीक नहीं किया हो। मैं भी बदला लूंगी। ले ले, क्या बदला लेगी? देख बहू, तेरे साथ मैं सारा दिन तेरे काम में लगी रहती हूँ, तेरे कस्टमर को सामान दिखाती हूँ, बेचती हूँ, सारा दिन घर पर फाल्गुनी पाठक के गाने सुनती हूँ। अरे मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, घर की तो शांति खत्म हो गई है। तू तो पैसे कमाकर खुश है, मुझे क्या मिला बोल? अब बहू को सास की बात सही लगती है। ये माफ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ गई हूँ कि ये काम हम दोनों के मिलकर किए बिना नहीं होगा। आज से पैसे की गड्डी आपकी, बस। नताशा और आदित्य दोनों एक ही कंपनी में एक साथ जॉब किया करते थे। आदित्य वैसे तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन काफी वक्त से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। और इसी दौरान नताशा से उसकी मुलाकात हुई और उन दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद जब नताशा प्रेग्नेंट हुई तो आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि नताशा की देखभाल करने के लिए घर के किसी बड़े सदस्य का वहां पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आदित्य ने गांव से अपनी मां कौशल्या को मुंबई बुला लिया। नताशा जितनी मॉडर्न लड़की थी, कौशल्या उतनी ही पुराने ख्यालों और विचारों वाली। एक दिन नताशा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। अरे बहू रानी, कहाँ जाने की तैयारी है?
मम्मी जी ऑफिस और कहाँ? आपको पता है ना मैं रोज़ ऑफिस जाती हूँ। हे भगवान, ऐसे समय में औरत को घर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए और तुम्हें ऑफिस जाना है। अब जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में सारी लड़कियां जॉब करती है और नताशा घर पर रहकर क्या करेगी, बोर हो जाएगी वो। अरे मैं हूं ना इससे बातें करने के लिए। मैं इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो आगे जाकर इसे अपने बच्चे को संभालने में काम आएगी। अब बहू कहीं नहीं जाने वाली, अब बस ये घर में रहेगी जब तक हमारा पोता या पोती नहीं आ जाता। आदित्य मम्मी को समझाओ ना, वो कैसी बात कर रही है? क्या कहा? आदित्य, तुम हमारे बेटे को नाम लेकर बुलाती हो? इससे पति की उम्र कम हो जाती है और अब तो तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, थोड़ी तो अकल तुम्हें आ जानी चाहिए ना बहू। अब से अपने पति को नाम लेकर ना बुलाना। ठीक है मम्मी जी, मैं आदित्य को मेरा मतलब इनको नाम लेकर नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अब क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, इतनी जिद पकड़ कर बैठी हो तो जाओ, पर 1 मिनट रुको। कौशल्या जल्दी से रसोई में जाती है और एक प्लेट में लाल रंग की मिर्चियों को जलाकर धुआं करके नताशा के सामने ले आती है और उसके हाथ में एक काला धागा भी था जिसे वो नताशा की कलाई पर बांधकर वो धुआं उसके चेहरे के पास लेकर जाती है। इसकी वजह से नताशा को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अरे मम्मी, आप ये क्या कर रही है? ऐसे तो नताशा की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे इससे तबीयत खराब नहीं, सही हो जाती है। अब ऐसी हालत में नौकरी करने की जिद करेगी तो इसकी नज़र तो उतारनी पड़ेगी ना। मम्मी जी, मेरी नज़र का तो पता नहीं लेकिन मेरी सांसें ज़रूर मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। अब जाने दीजिए मुझे। इसके बाद आदित्य और नताशा दोनों ऑफिस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह जब नताशा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी सास कौशल्या ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर नताशा एकदम से घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? और आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या मेरे लिए कोई नया नुस्खा लेकर आई हैं? अरे वाह बहू, समझदार हो गई हो तुम मेरे साथ रहकर। अच्छा एक काम करो, जल्दी से ये खा लो। लेकिन ये क्या है मम्मी जी? कौन सी चीज़ है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये नारियल का बीज है, नारियल का बीज। अब ज़्यादा सवाल मत करो और सुनो, इसको बिना चबाए पानी के साथ सीधा निगल लो। हाँ। लेकिन मम्मी, आप सुबह सुबह नींद से उठते ही नताशा को नारियल का बीज क्यों खिला रही हैं? इसका प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन है? ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह खराब हो गया है। अरे नारियल का बीज अगर किसी औरत को पहले 3 महीने में खिलाया जाए ना तो उसके पेट से लड़का जन्म लेता है। कुछ भी? आपको लगता है कि सिर्फ ये खा लेने से मुझे लड़का हो जाएगा? अरे मम्मी, लड़का और लड़की नारियल का बीज खाने से नहीं होते। तो ज़रा बताओ हमको कि कैसे होते हैं। नताशा चुप हो जाओ ना। मम्मी को इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं समझेंगी। मम्मी जी, ये सब बेकार के नुस्खे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। कुछ बेकार का नुस्खा नहीं है। अरे हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। जिसको भी हमने नारियल का बीज खिलाया उन सब के पेट से लड़के ने जन्म लिया है। नताशा, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की हो। देखो आदित्य, सच कहूँ तो मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती और इसलिए मैं नारियल का बीज ज़रूर खाऊंगी। अगर लड़का हो गया तो मैं मान लूँगी कि मम्मी जी के नुस्खे से हुआ है, और नहीं हुआ तो कम से कम मम्मी जी को समझ में तो आ जाएगा कि उनके ये देसी नुस्खे बिल्कुल बेकार हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद नताशा के घर में काम करने वाली नौकरानी नताशा के बेडरूम में काम कर रही थी। उसी वक्त नताशा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जैसे ही कौशल्या ने ये देखा तो वो दौड़कर उसके कमरे में आई और उसके हाथ से ब्रेकफास्ट की प्लेट को छीनकर रसोई में ले जाकर रख दिया। ये देखकर नताशा हैरान रह गई। आदित्य भी बड़ी हैरानी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रहा था। नौकरानी के जाने के बाद, मम्मी, अब आपने नताशा का नाश्ता क्यों छीन लिया? अरे आप ही तो कहती है ना कि ऐसे वक्त पर अच्छे से खाना पीना चाहिए। अरे चुप कर। देखा नहीं तूने कैसे वो नौकरानी उस वक्त नताशा के कमरे में काम कर रही थी?
कैसी नजरें डाल रही थी मेरी बहू के नाश्ते पर। मतलब वो तो हमेशा हमारे घर में काम करती है और हम उसके सामने ही नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और कभी कभी उसे भी खिला देते हैं। देखो बेटा, पहले की बात और थी, लेकिन अब बहू पेट से है और इसके बाद इसको बच्चा होगा। नौकरानी के सामने खाना खाएगी तो उसको नजर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करने वाली है मम्मी जी? अरे तुम्हारा झूठा खाना इस नौकरानी को जब तक नहीं खिलाएंगे तब तक तुम्हारी नजर नहीं उतरेगी। देखा था कैसे घूर घूर के तुम्हारी प्लेट की ओर देख रही थी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हम किसी को ऐसे अपना झूठा खाना नहीं खिला सकते। मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी बहू और पोते पोती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस नौकरानी को झूठा तो क्या, कुछ भी खिला सकती हूँ। और इस तरह से कौशल्या फिर से अपना पुराना देसी नुस्खा अपनी बहू पर आजमाती है और जबरदस्ती उसका झूठा खाना नौकरानी को खिला देती है। अगले दिन नौकरानी काम पर नहीं आती और जब एक दिन के बाद वो काम पर आती है तो कौशल्या उसे घूर घूर कर देखती है। क्या हुआ अम्मा जी, ऐसे क्यों देख रही है? हमने कुछ खराब किया है क्या आपका? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल तुम काम पर क्यों नहीं आई। वो क्या है ना अम्मा जी, हमारी तबीयत खराब हो गई थी। हमारे पेट में ना बहुत दर्द हुआ, इसीलिए कल काम पर नहीं आए। ये सुनकर कौशल्या जल्दी जल्दी नताशा के कमरे में जाती है और बेहद धीमी आवाज में उससे कहती है, देखो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं था ना। कल तुम्हारी नौकरानी के पेट में दर्द हुआ था। मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं मम्मी जी। अरे इसमें ना समझने वाली क्या बात है। उसने तुमको नजर लगाई थी, तुम्हारा झूठा खाना खाते ही उसका पेट दुखा। देखो अब नजर उतर गई। ओह मम्मी, आप कैसी बातें करती हो, आपको ना कोई नहीं समझा सकता। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। कौशल्या के अजीबोगरीब नुस्खे उसकी बहू नताशा को बहुत परेशान करते हैं। अब नताशा का 5वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन जब वो अपने कमरे में सोई हुई थी तो अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके पेट पर कोई हाथ फेर रहा था। सामने कौशल्या जी खड़ी थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह मेरे पेट को हाथ क्यों लगा रही हैं? अरे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। अब ये क्या है मम्मी, आपकी आंखों में कोई सोनोग्राफी की मशीन लगी है जो आप बाहर से देखकर पता कर सकती हैं? सोनोग्राफी की मशीन से भी ज्यादा तेज हमारी आंखें काम करती है। बहू के पेट पर ये जो गहरी लाइन बन गई है ना, इससे सब पता चल जाएगा। लाइन? कौन सी लाइन मम्मी जी? ये तो हर प्रेग्नेंट औरत के पेट पर बनती है, डॉक्टर ने मुझे बताया था। अरे तुम कुछ नहीं जानती बहू। ये लाइन अगर टेढ़ी हो तो लड़की होती है और सीधी हो तो लड़का। अपनी सास की बातें और उसके नुस्खे सुनकर नताशा और आदित्य का सिर घूम गया। क्या कौशल्या के नुस्खे काम आए? उनकी समझ में नहीं आता था कि आखिर वाकई में नुस्खों का कोई असर भी होता है या फिर ये सब कुछ ऐसे ही है। नताशा अपनी देसी सास के देसी तरीकों से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन करती भी क्या थी, तो वो उसकी सासू माँ। उनकी बात मानना नताशा की मजबूरी थी और अपनी माँ की भावनाओं का सम्मान करना आदित्य की मजबूरी। धीरे धीरे नताशा का पेट बढ़ने लगा। उसकी प्रेगनेंसी अब 8वें महीने की तरफ जा रही थी और जैसे ही नताशा को 8वां महीना शुरू हुआ, उसके पेट का साइज बहुत ज़्यादा ना होकर नॉर्मल ही था, क्योंकि नताशा का शरीर काफ़ी दुबला पतला था। एक दिन सुबह सुबह कौशल्या बहुत ही परेशानी के हाव भाव के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग माँ। क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? बहू से झगड़ा हो गया है क्या? देखो हमारी बहू कितनी भी मॉडर्न सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमसे झगड़ा नहीं करती। झगड़ा तो तुम करते हो बात बात पर। अरे फिर माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? 8वां महीना लग गया है बहू को और उसका पेट अभी तक इतना सा रखा है। मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं। अरे माँ, किसी औरत का पेट बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पेट से हाथी का बच्चा निकलेगा। अरे ये तो सबका अपना अपना शरीर होता है। और माँ, अच्छी बात यह है ना
कि उसके शरीर पर ज्यादा चर्बी नहीं चढ़ी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे छोटा पेट मतलब कमजोर बच्चा, बड़ा पेट मतलब स्वस्थ बच्चा। जब तुम होने वाले थे ना, हमारा पेट इतना बढ़िया मोटा ताज़ा हो गया था। माँ आप जानती है ना, नताशा इस हालत में भी योगा कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, ताकि बच्चा होने के बाद वो फिट रहे, मेंटेन रहे, उसका वजन ज्यादा ना बढ़े। बस इसी वजह से उसका बच्चा भी नहीं बढ़ रहा है। हम अभी जाकर नताशा को कहते हैं कि अब ये एक्सरसाइज योगा सब बंद कर दे, अच्छे से घी खाए पिए और बिस्तर में रहे, आराम करें। आपको क्या लगता है माँ, वो आपकी बात मानने वाली है? और प्लीज़ माँ, आप उसको एक्सरसाइज करने दीजिए ना, वरना पता चला कि बच्चा होने के बाद वो इतनी मोटी हो गई। बस यही तो परेशानी है आजकल के लड़कों को। अपनी बीवी ना माँ बनने के बाद भी एकदम कटरीना कैफ चाहिए। कुछ देर के बाद नताशा अपने कमरे से उठकर बाहर आती है। वो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर आई थी। जैसे ही नताशा कमरे से बाहर निकली, कौशल्या अपनी जगह से झटके से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी शॉक में क्यों आ गई? अभी के अभी अंदर जाओ अभी के अभी, और ये कपड़े बदल कर आओ। अरे लेकिन क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मैं वॉक करने जा रही हूँ। और ये तुमको समझ में नहीं आता क्या कि इन कपड़ों में तुम्हारा पेट साफ साफ दिखाई दे रहा है? तुमको और होने वाले बच्चे को नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी? लेकिन क्यों मम्मी, सारी प्रेग्नेंट औरतों का पेट ऐसा ही तो होता है, और वो तो दिखेगा ही ना। यही तो बात है, इसीलिए तो हमारे ज़माने में ढीले ढाले कपड़े पहना कर रखे जाते थे, और 8वां महीना लगने के बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। आई बड़ी मॉर्निंग वॉक वाली। प्लीज़ मम्मी जी, एक तो वैसे ही मेरा शरीर ऐसा हो रखा है, ऊपर से ढीले कपड़े, मुझे कहीं नहीं जाना। ये तो और भी अच्छी बात है, कहीं मत जाओ, अंदर जाकर आराम करो। हम तुम्हारे लिए घी वाले लड्डू बनाकर लाते हैं, वो खा लेना। आदित्य, अपनी मम्मी को समझाओ ना यार, क्यों अपने ज़माने के सारे नुस्खे मुझ पर ट्राई करना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, सास है तुम्हारी, तुम ही भुगतो। इसी तरह वक्त बीतता जाता है, और एक दिन कौशल्या अपने गांव से लाया हुआ बैग खोलकर कुछ सामान जमा रही थी। नताशा और आदित्य ने देखा कि कौशल्या के बैग में काफ़ी सारे पुराने कपड़े थे जो छोटे बच्चे के थे। ये देखकर आदित्य और नताशा दोनों ही हैरान रह गए। नताशा ने मुस्कुराते हुए अपनी सास कौशल्या की तरफ देखा और पूछा, मम्मी जी, ये कपड़े किसके हैं? इतने छोटे बच्चे के कपड़े आपके बैग में क्या कर रहे हैं? अब तुम्हारा 9वां महीना शुरू होने वाला है ना, तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तुमको दर्द शुरू हो जाए, कब बच्चा होने का वक्त हो जाए। मम्मी वो बात तो सही है, लेकिन ये कपड़े किसके हैं ये तो बताइए। अरे किसके क्या, तुम्हारे होने वाले बच्चे के हैं। ओ नो मम्मी जी, इतने पुराने कपड़े? मेरा मतलब मेरा बेबी ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? मैंने उसके लिए पहले से ही शॉपिंग कर ली है। क्या मतलब, शॉपिंग कर ली है? और किसको पूछ के? तुमने किसको पूछ के होने वाले बच्चे की शॉपिंग की? तुम्हें पता नहीं कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिए कुछ नहीं खरीदते? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े शहरों में तो बच्चे के पैदा होने से पहले उसका कमरा भी डेकोरेट करवा लिया जाता है, और विदेशों में तो ये भी पता चल जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की, और उसके हिसाब से लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। हाँ, हमको मत समझाओ। और वैसे भी बेटा, अभी तुम विदेश में नहीं मुंबई में रहते हो, इसलिए तुमको हमारा हिसाब किताब समझना ही होगा। बच्चा पैदा होने के बाद पूरे 3 महीने तक ये पुराने कपड़े ही पहनेगा। लेकिन मम्मी जी सोचिए ना, हमारा नया बच्चा इन पुराने कपड़ों को पहनकर कैसा लगेगा? ये सब हम नहीं जानते कैसा लगेगा। और ये काजल बनाकर लाए हैं हम, बच्चे के मुंह पर 4 जगह काजल के मोटे मोटे टीके लगा कर रखेंगे, ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। हमको पता है हमारे आदित्य का बच्चा ना बहुत सुंदर होने वाला है। अरे हमारी बहू भी तो इतनी सुंदर है। इतने छोटे बच्चे के मुंह पर आप काजल के 4 मोटे मोटे टीके लगा देंगी? अरे मम्मी जी, उसका मुंह तो नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ काजल ही नज़र आएगा। तो वही तो हमको करना है, तभी तो उसको नज़र नहीं लगेगी। अरे यही तो तरीका होता है छोटे बच्चों को नज़र से बचाने का। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है।
एक दिन नताशा एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही नताशा की बेटी पैदा होती है, आदित्य और नताशा के ऑफिस में काम करने वाले उनके कुछ दोस्त उसको मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उनके दोस्त जैसे ही नताशा की बेटी को देखते हैं, उसे देखकर डर जाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे बेटे का मुंह, इस पर ये सब क्या है? यार आदित्य, तुम और नताशा तो दिखने में काफी अच्छे हो, तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं यार, ये बस उसके मुंह पर ना काजल लगाया हुआ है। हाँ, नजर से बचाने के लिए एक छोटा सा टीका तो हमारे यहाँ भी बच्चों को लगाते हैं, लेकिन ये सब क्या है ना, मेरी सासू माँ को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही सुंदर है और इसलिए उन्होंने उसके मुंह पर कुछ ज़्यादा ही काजल लगा दिया है। अरे जाओ जाओ तुम सब, नए जमाने के बच्चे ये सब नहीं समझोगे। कैसी चांद सी बेटी है हमारी। आंटी जी, अगर आपकी पोती चांद जैसी है तो उसको चांद जैसी ही रहने दीजिए ना, कोयले जैसी क्यों बना दिया? अरे ये देसी नुस्खे होते हैं, तुम लोग क्या समझो। कुछ देर के बाद डॉक्टर नताशा की वार्ड में उसके चेकअप के लिए आता है और पालने में खेलती हुई बच्ची का चेहरा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या है? आपने अपनी बच्ची का हुलिया इस तरह से क्यों बिगाड़ा है? लगता है इस मुंबई शहर में डॉक्टर के साथ सब पागल हैं। अरे डॉक्टर साहब, इसमें हुलिया बिगाड़ने वाली क्या बात है? इतनी सुंदर बच्ची हुई है, इसलिए उसके मुंह पर थोड़ा सा काजल लगा दिया। थोड़ा सा? आपको लगता है ये काजल थोड़ा सा है? अरे आपने बच्चे का पूरा रंग रूप ही बदल दिया और आप उसे थोड़ा सा कहती हैं। अब वो क्या है ना डॉक्टर, मेरी मदर को लगता है कि ऐसा करने से बच्चे को नजर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि जितना ज़्यादा काजल उतना ही नज़र से ज़्यादा बचाओ। अगर ऐसा होता तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर से आपके बच्चे को पूरा काजल से ही पेंट करके बाहर दे देते। आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हम गांव के हैं इसलिए ना। देखिए, बात ये नहीं है कि आप गांव की हैं, बात ये नहीं है कि देसी नुस्खे काम नहीं आते, लेकिन चाहे नुस्खा देसी हो या आजकल के ज़माने का, हमें पता होना चाहिए उसे कितना और कहाँ यूज़ करना है। समझ गई मम्मी जी, लेकिन एक बात तो है, आपकी इन्हीं देसी नुस्खों की वजह से आज मुझे एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है और उसके लिए थैंक यू।